हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण गोरियान आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फीवर यानी कि बुखार। बुखार क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बुखार क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कोज क्या है, डायग्नोसिस क्या है और नॉर्मली हम घर पर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं फीवर, बुखार के बारे में। बुखार क्या है? बुखार है हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर का बढ़ जाना, यानी कि बॉडी का जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे अधिक हो जाना है फीवर। यानी हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा हो जाना है फीवर, जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्स है फाइट करने का अगेंस्ट इन्फेक्शन, या क्या फाइट करने का एक नॉर्मल रिएक्शन भी है फीवर, जो हमारी बॉडी करती है इन्फेक्शन के टाइम पर या इन्फ्लामेशन के समय। या कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बॉडी को जो मेहनत करनी पड़ती है उससे बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर, वो होता है फीवर। अगर फीवर एक लिमिट तक है तो कह सकते हैं कि बॉडी अच्छे से कार्य कर रही है लड़ने में रोगों से। क्या अगर फीवर 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से कम है तो क्या है? बॉडी का अच्छा रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन से अगेंस्ट, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रही है तब तक जब तक कि फीवर है 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट। यानी कि कह सकते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि अगर फीवर 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट से कम है तो हमारी बॉडी अच्छा रेस्पॉन्स कर रही है अगेंस्ट इन्फेक्शन के, यानी कि फॉरेन बॉडी के एंटर होने के बाद जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट अच्छा इफेक्ट है हमारी बॉडी का। अगर इससे ज्यादा हो जाए तब हम कह सकते हैं कि जरूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल इक्विपमेंट की, यानी कि हॉस्पिटल जाने की। साइट्स क्या है फीवर को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए कहाँ से आप फीवर ले सकते हैं? सबसे पहली बात, फीवर लेंगे कैसे, किस इंस्ट्रूमेंट से लेंगे? ये है थर्मोमीटर। ये है इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर। किस लिए यूज होता है? टेम्परेचर लेने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए यूज करते हैं थर्मोमीटर। कहाँ से हम थर्मोमीटर के द्वारा बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं? फर्स्ट इज ओरली। ओरली कहाँ से लेंगे? मुंह में टंग के नीचे से, यानी जीभ के नीचे लगा कर रखेंगे। कितनी देर? तब तक कि अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो तब तक बीपिंग की साउंड आए तब तक हमें लगा के रखना है इंस्ट्रूमेंट को। और अगर बीपिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पारे वाला है, तो कब तक रखेंगे? 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। इंस्ट्रूमेंट को जीभ के नीचे रखना है, ओरली में, माउथ में। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सिलरी। एक्सिलरी में हम रखेंगे आर्मपिट के नीचे, अंडर आर्मपिट। एक्सिलरी में हम आर्मपिट के नीचे रखेंगे। नेक्स्ट है टिम्पैनिक। टिम्पैनिक यानी कि ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में रखेंगे, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है हमारे ईयर में, हमारे कान में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। टिम्पैनिक साइड से हम वहीं से लेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इंस्ट्रूमेंट को सेफली रखना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। रेक्टली, रेक्टली हम बम्प से लेंगे, रेक्टली बम्प से लेंगे। यहां भी आपको सेफली रखना है इंस्ट्रूमेंट को।
आप यहाँ से ले सकते हैं नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर, लेकिन सबसे पहला ध्यान रखना है टेम्परेचर लेने से पहले कि थर्मामीटर को हाइजीन कर लेना है। हाइजीन मीन्स उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, मेनली ओरली, टिम्पैनिक एंड रेक्टल में। आप बिना हाइजीन के ओरली, टिम्पैनिक एंड रेक्टल से नहीं लेंगे तब तक कि इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से क्लीन ना कर लें। तो मेनली इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने का ध्यान अवश्य रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर फॉर फीवर कि फीवर कब होगा, बॉडी में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट से एबव होगा। अडल्ट्स में हम कहें ओरली तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होने पर फीवर हो गया है, जिसको कंडीशन की जरूरत है मेडिकल, यानी कि अब मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया है अडल्ट्स में ओरली, यानी कि ओरली अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर एबव है तो मेडिकल की जरूरत है आपको। नेक्स्ट एक्सिलरी में हमारा कितना होगा। एक्सिलरी की बात करें, बॉडी टेम्परेचर हमारा हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ओरली नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरली कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और एक्सिलरी में हमारा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सिलरी कितना होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि 1 डिग्री कम टेम्परेचर होता है एक्सिलरी। टिम्पैनिक में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रेक्टल भी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ओरली हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, एक्सिलरी हमारा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, टिम्पैनिक एंड रेक्टल में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। इससे अबव है फीवर, फिर भी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें जरूरत है मेडिकल इक्विपमेंट की। यहाँ भी अब हम बात करते हैं अडल्ट्स में और किड्स में। ओरली हम मेनली 5 इयर्स से अबव लेते हैं ओरली टेम्परेचर, यानी कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ओरली लेते हैं। उससे कम के बच्चों के लिए एक्सिलरी ले सकते हैं। टिम्पैनिक और रेक्टल हम अधिकतर न्यूबॉर्न बेबी या फिर 2 इयर्स से कम बच्चों के लिए प्रीफर करते हैं रेक्टलियन टिम्पैनिक। हम चलते हैं सिम्टम्स अडल्ट्स में। सबसे फर्स्ट है स्वेटिंग मतलब पसीना आना, हिंदी में बोले पसीना आना। अगर पसीना आ रहा है तो हो सकता है कि फीवर हो। चिल्स एंड शिवरिंग, ठंड लगना, शिवरिंग मतलब कांपना। हेडेक मतलब सर दर्द होना। मसल्स आर्स यानी कि मसल्स में पेन होना। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। इरिटेबल मतलब इरिटेशन फील होना। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। होठ सूखे रहना। सूखी आईज, त्वचा हमारी सूखी दिखाई देना, मुरझाई हुई दिखाई देना। जनरल वीकनेस हो सकती है, हाथ पैरों में दर्द होना, जॉइंट्स पेन हो सकता है। टैकीकार्डिया मतलब टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, यानी कि पल्स हमारी अबव हो जाना। नॉर्मल पल्स रेट है हमारी 78, यानी कि 60 to 90 बीट्स पर मिनट होती है। अगर उससे अबव जा रही है हो सकता है फिर फीवर हो। टैकीकार्डिया का मीन्स है हमारे हार्ट रेट का बढ़ जाना। हाई रेस्पिरेटरी रेट मतलब हमारा रेस्पिरेशन तेज हो जाना। बच्चों में दिक्कत दिखाई देता है, गांव में बोलते हैं पसलियां चल जाना। ये है हायर रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट बच्चों में हम फील करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने आप खुद बता नहीं सकते हैं, तो बच्चों में हमें फील करना पड़ेगा कि फील हॉट टू टच, यानी कि उसकी स्किन
हॉट हो रही है, गर्म हो रही है। नेक्स्ट फ्लश्ड चीक्स एंड आईज, यानी कि हमारे बच्चों के गाल और आई में चकते हो जाना, यानी कि लाल लाल चकते दिखाई देना, आई हमारी लाल लाल दिखाई देना। वीक स्वीटी, पसीना ज्यादा आना बच्चे को। या कह सकते हैं कि क्राइंग, बच्चा क्राई ज्यादा कर रहा है तो हो सकता है कि फीवर। नेक्स्ट है फीवर के कोज। कोज क्या क्या है, कारण क्या क्या है फीवर के। फर्स्ट है इन्फेक्शन, जैसे फ्लू हो जाना, निमोनिया, फ्लू हो जाना, निमोनिया हो जाना, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, यानी कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना कोज कर सकता है फीवर। यानी कि फीवर आ सकता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो जाने पर। इन्फेक्शन हो जाने पर शरीर पर जो हार्ड वर्क पड़ता है उसी को इंडिकेट करता है फीवर। नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन मीन्स दौड़ने पर, ज्यादा गर्मी में कार्य करने पर भी फीवर हो सकता है, यह है हीट एग्जॉशन। नेक्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मीन्स joint pain, means joint pain, मोस्टली साइनोवियल जॉइंट में होता है। अर्थराइटिस मीन्स, अर्थराइटिस का मीन्स ही होता है जॉइंट पेन, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जॉइंट पेन जो कि मेनली साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, ये भी कोज कर सकता है फीवर को। नेक्स्ट है कैंसर या ट्यूमर। कैंसर या ट्यूमर भी इंडिकेट करता है फीवर, यानी कि फीवर आने पर हो सकता है कि कैंसर या ट्यूमर भी हो। नेक्स्ट है सम मेडिसिन्स। मेडिसिन्स यानी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी कोज करती हैं। कुछ बीपी की दवाइयां भी कोज करती हैं, यानी कि बीपी की दवाइयों से, एंटीबायोटिक से, या सीजर की मेडिसिन, यानी कि दौरे की मेडिसिन चल रही हो उनसे भी फीवर आ सकता है। नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, फीवर के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है जो मोस्टली हो सकता है रियरली केस में, एक्यूट फेब्रिल सीजर। एक्यूट फेब्रिल सीजर यानी कि अगर फीवर 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जाता है तो हो सकता है कि एक्यूट फेब्रिल सीजर यानी कि दौरे पड़ना शुरू हो जाए। यानी मोस्टली अधिकतर केस में नहीं होता है, रियरली केस में ही सीजर्स दिखाई देते हैं, दौरे पड़ना। नेक्स्ट है एक्सट्रीम कंफ्यूजन। एक्सट्रीम कंफ्यूजन मीन्स कंफ्यूजन ऐसा होना, यानी कि ऐसा लगना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, किसी चीज में दिलचस्पी न दिखाई देना, बहुत जैसे कंफ्यूज सा रहना, ये हो सकता है एक्सट्रीम कंफ्यूजन। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब इल्यूजन, मीन्स कह सकते हैं अजीब अजीब हरकतें करना, अजीब अजीब चीजें दिखाई देना, ये होता है हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अपना कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी की हालत में होना, पहचान न पाना, अपनी पहचान खो देना, ये हो सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है dilated and large pupil. Dilated and large pupil, प्यूपिल्स का डायलेट हो जाना, आंखों में जो ब्लैक अंदर प्यूपिल दिखाई देता है उसका फैल जाना। आंखों में कहते हैं ना कि प्यूपिल फैल गया, प्यूपिल मतलब आंखों की आइरिस होती है उसका डायलेट हो जाना, ये है इंडिकेट होता है फीवर को। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फीवर के, हमारा एक्यूट फेब्रिल सीजर, एक्सट्रीम कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डायलेटेड और लार्ज प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल का डायलेट हो जाना, ये फीवर के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि आपको इमरजेंसी जरूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट हम प्रिवेंशन पर चलते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन अपना सकते हैं हम फीवर ना आने के लिए। फर्स्ट हम वैक्सीनेशन
यूज कर सकते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारी वैक्सीन आई हुई है फ्लू के लिए, इस समय सबसे ज्यादा कोविड-19 चल रहा है, उसी के लिए भी कोविड-19 की वैक्सीन आ रखी है। टाइफाइड की, रूबेला, यानी कि फ्लू, कोविड-19, टाइफाइड और रूबेला की वैक्सीन आ रखी है। तो मोस्टली सबसे ज्यादा अच्छा बचाव का उपाय है वैक्सीनेशन, जो कि मेनली फ्लू, कोविड-19, टाइफाइड और रूबेला में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा प्रीफर्ड तरीका है मेडिसिन से भी, क्योंकि एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है हमारे शरीर में, जो कि बचाव करती हैं आने वाले किसी भी इंफेक्शन से। तो मोस्टली प्रिवेंशन में हमें यूज करनी है वैक्सीनेशन। सभी को अगर कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी डोज पूरी करा लें। नेक्स्ट है फॉलो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन। सरकार ने कोविड-19 आने के बाद सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दिया है कि फॉलो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन। सबसे पहली बार में लॉकडाउन इसी के लिए लगा था कि आप पब्लिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व ना हो, तो इसी में सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करें। जैसे मास्क यूज करें, हाथ मिलाने से बचें, डायरेक्टली कांटेक्ट से बचें, तो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन। हाथों को समय समय पर धोना है, यही सिखाया गया है कोविड-19 आने के बाद सबसे ज्यादा, कि आपको टाइम टाइम पर अपने हाथ धोते रहना है, या 70 to 80% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अवॉइड शेयरिंग। अवॉइड शेयरिंग मीन चीजों को आपस में बदलने से बचें। कोई भी चीज आपस में शेयर करने से, खाना हो, पानी हो, शेयरिंग से बचें। यही है इन्फेक्शन को रोकने का सबसे अच्छे उपाय। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की बात करते हैं फीवर के। फर्स्ट है पैल्पेशन। पैल्पेशन मतलब टच करके या फील करके देखना। फील करके आप टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर और पल्स, यानी कि टेम्परेचर और पल्स चेक करके भी देख सकते हैं डायग्नोसिस में। टेम्परेचर तो आपको छूने से पता चल जाएगा, पल्स का मीन्स है अगर टेकीकार्डिया हो रहा है तो भी हो सकता है कि आपको फीवर हो। नेक्स्ट है हमारा आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की, कितने दिन से बुखार है, कितने टाइम से बुखार है, क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, हाथ में पैर में दर्द है, ये हम क्वेश्चन से। और पेशेंट को लास्ट हिस्ट्री क्या है, निमोनिया तो नहीं हुआ था, या कोई और लंबे टाइम से बुखार तो नहीं चल रहा है, नेक्स्ट, या कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं लैब टेस्टिंग। लैब टेस्टिंग से हमें मुख्य रूप से पता चल जाएगा कि फीवर का कारण क्या है। लैब टेस्टिंग में हम सीबीसी करा सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, या टाइफाइड जो टाइफाइड के लिए करते हैं, या फिर बिडाल करा सकते हैं, और मलेरिया और डेंगू, ये सभी तरह की जांचें हम लैब टेस्टिंग में, ब्लड टेस्टिंग में करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे जो कि हम निमोनिया के लिए कराते हैं। ये सब चीजें हम लैब टेस्टिंग में करा सकते हैं डायग्नोस करने के लिए फीवर को। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम फीवर है तो घर पर कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल आप स्पंजिंग कर सकते हैं कोल्ड वाटर की। कोल्ड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं घर पर ही। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से फीवर एबव दिखाई देता है तब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना आप घर पर रहकर ही कोल्ड स्पंजिंग करके फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम फीवर होने पर अधिकतर होता है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट ठीक से वर्क कर रही है। थैंक यू।
आई होप कि फीवर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोज के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के लिए प्रीफर करिए कि आप हॉस्पिटल ही जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो कैसी लगी, यह कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।